ठीक है, नमस्ते। अ, पिछले बार हमने शाक वर्ग का थोड़ा सा देखा था। उसमें शाक वर्ग में एक्चुअली ऐसा है कि वो उसमें कुछ शाक ऐसे हैं कि जो हमको पता नहीं है या फिर हम अभी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि वो अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसे शाक के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे जो अभी अभी भी हमें मिलते हैं। बाकी शाक जो है वर्ग में जो भी आए हैं सब्सटेंसेस, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि फिर उसका गुण कर्म देखने में वैसे कोई अ, हमें कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद शाक वर्ग के बाद उसमें फलो वर्ग आता है। फलों में भी जो अभी हमको मिलते हैं और या फिर जो आइडेंटिफाई हो पाए हैं, ऐसे फलों को हम लेंगे। और उसके बाद जो औषध वर्ग है उसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि औषध वर्ग ऐसा वो औषध ऑल टुगेदर वो मेडिसिन ही है। तो उसका प्रयोग जो है वो पेशेंट की कंडीशन देख के और उसके अनुसार करना सही है, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे नहीं। और उसके बाद जो हमारा उसके बाद का अध्याय है अन्न रक्षा विधि। उसका भी पहला आधा जो पोर्शन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। फिर दूध जो जो भी सब पॉइजनिंग करेगा उसका क्या लक्षण होगा, ऐसा अभी उसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस हमारे लिए नहीं है, इसलिए उसको भी हम छोड़ देंगे। केवल एक विरुद्धाहार वाला जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे। और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो हम उसका थोड़ा देखेंगे। तो अभी आज का जो है तो थोड़ा सा जल्दी में होगा। दूसरा अध्याय जो छठा सातवां अध्याय जो है कि जिसमें अन्न रक्षा विधि है, उसको बहुत डिटेल में देखने की हमको आवश्यकता नहीं है, इसलिए सिक्स अध्याय जो बचा हुआ है वो और जो बाकी अन्न रक्षा विधि वाला अध्याय वो हम दोनों आज देखेंगे। तो अभी इसमें जब जब शुरू होता है शाक वर्ग, तो उन्होंने कुछ शाकों का नाम दिया है। वो अभी ज्यादा मिलते नहीं है। पाठा, शठी, सुषा, सुषुनिषण्ण, सत्तिन जो है, ये जो है वो हमें अभी नहीं मिलता है, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद वाले जो है वो हम उसको थोड़ा देखेंगे। तो उसमें है सुनिषण्णक, मतलब अभी इसकी जो सब्जी है वो अभी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहां पर उसका प्रयोग होता है कि जो हम इसको तीन पत्तियां करके एक छोटा सा जमीन पर बढ़ने वाला एक पौधा होता है, उसके पत्ते जो है खट्टे खट्टे रहते हैं, वो आपने भी बचपन में खाए होंगे, तो उसका शाक बनता है। वही अगर चार पत्ते वाला होगा तो उसको सुनिषण्णक ऐसा कहते हैं। तो सुनिषण्णक जो है वो अग्निकृत मतलब भूख बढ़ाने वाला है, और वृक्ष है मतलब एफ्रोडिसिया करके भी वो काम करता है, ऐसा उसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आता है मकोए, मतलब जिसको काकामाची ऐसा करके कहा है, उसके बारे में दिया है। मकोए मकोए के बारे में आपको आपने देखा होगा, मकोए तो है। और उसमें एक ये भी है कि मैं इनके फोटोग्राफ बना के पीपीटी बनाने वाला था, लेकिन अभी 7 दिन में हमारे यहाँ बहुत कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, मैंने वो बना नहीं पाया। इस रविवार को मैं बनाने वाला था, लेकिन और क्योंकि मेरा जो अगला क्लास था वो अगले संडे को था, और फिर इस संडे को वो पीपीटी जो उसमें फोटोग्राफ और उसका क्या उसका नाम है ऐसा मैं पीपीटी बना के इस रविवार को डालने वाला था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं ये हूँ मतलब वो नहीं कर पाया, इसलिए अभी मैं आज या कल में उसको डाल दूंगा, तो आपका थोड़ा सा आइडिया वो आ जाएगा। उसके बाद मकोए है। मकोए का नाम तो हम आपने सुना होगा। तो मकोए ये जो है वो भी उसको भी रसायन करके कहा है कि जो रिजुविनेटिंग है। और श्लोक नंबर जो हमारा है 74, उसमें हंति दोषत्रयम कुष्ठम गुस्सा सोषणा रसायनी काकमाची सरासवर्या। और वो हमारी आवाज के लिए अच्छी है, जो मकोय है वो आवाज के लिए अच्छी है।
उसके बाद जो 75 से लेकर 78 तक जो श्लोक है उसमें टोटली 28 शाकों का वर्णन है। उसमें काफी सारे शाक जो है वो अभी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें से कुछ जो हम प्रयोग करते हैं या फिर जो हमको पता है वो है नीम, मतलब जो अरिष्ट जो लिखा है, पटोल सप्तला अरिष्ट शारंगेष्ठ अवलभुजा अमृता वेत्राग्र बृहति वासा वासा कुतीली तिल पर्णिका मंडूक पर्णी कर्कोट कारवेल्लक परपटाः नाड़ी कलाय गोजीवा वार्ताकम वनतिक्तकम करीरम कुलकम नंदी कुचैला शकुलादनी फटिल्लम केम्बुकम शीतम सकोशातक कर्कशम। तो इनमें से टोटल 28 शाकों का यहाँ पर वर्णन है। उसमें से 7-8 ही हमको अभी मिलते हैं। तो एक तो आपको पता है नीम, उसका हम ही अभी खाने में प्रयोग करते नहीं, एज अ मेडिसिन करके ही उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद गिलोय, अभी तो कोविड के चक्कर में सभी को गिलोय के बारे में जानकारी तो है ही, मतलब वो तो सभी लोग जानते हैं, सभी घर में भी लगाने लगे हैं, तो गिलोय एक है। फिर है वासा, जो हम एक्सपेक्टोरेंट मतलब खांसी के लिए ज्यादातर वो जो देते हैं, अड़ूसा जिसको मराठी में बोलते हैं, वो है। फिर है करेला, करेला का हम यूज करते हैं। और कोशातक जिसको हम स्नेक गोर्ड बोलते हैं, कि वो जो वेल होता है उसके ऊपर लगता है ऐसे से, लेकिन एक लंबा एक उसका जो फ्रूट रहता है तो उसको हम बोलते हैं कोशातक। तो ये सभी जो है वात को बढ़ाने वाले, तो एक नीम, गिलोय, वासा, करेला और कोशातक, ये सभी जो है, ये जो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हमको पता है। और उसमें एक वार्ता का आया है, मतलब बैगन, ये सभी जो है वात को बढ़ाने वाले, कफ और पित्त को कम करने वाले हैं, और शीत वीर्य है। उसके बाद है कुछ इंडिविजुअल शाखाओं के उन्होंने गुण कर्म वर्णन किए, तो वो है वासा, जो अड़ूसा जो जिसको हमने कहा है, वमी कासगना मतलब सर्दी ज्यादा उल्टी हो रही है तो उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं, खांसी हो रही है तो उसका शाक का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा रक्त पित्त हर बोला है, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो उसमें सब्जी कौन सी देनी है, तो इसकी सब्जी हम दे सकते हैं। एक्चुअली इसमें ये भी है कि वासा जो है जिसका जो है टेस्ट में काफी कड़वा है, तो वो कोई खा के नहीं पाएगा, ये थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और उसका जैसे हम करेले का भी बनाते हैं वैसे वासा का अगर शाक बना के देंगे तो उसको उसमें बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है करेला। करेले के बारे में सिर्फ इतना ही दिया है कि वो भूख बढ़ाता है और कफ को कम करता है। तो इसलिए जो हम डायबिटीज वाले पेशेंट में ज्यादातर करेला खाने का एडवाइस इसलिए लोग देते हैं, इसलिए क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है कि जिसमें कफ का क्वांटिटी शरीर में बढ़ा हुआ होता है। इसलिए फिर करेला जो है कफ को कम करने का काम करता है, इसलिए फिर उसको करेला का ज्यादातर यूज होता है। उसके बाद वार्ता यानी बैगन। तो बैगन के 2-3 प्रकार है। उसमें जो पतला वाला जो बैगन आता है उसके बारे में दिया है वार्ता को, वो भी कफवात नाशक है। मैंने अभी जनरली सब लोगों का थोड़ा सा ऐसा मानना होता है कि ये है बैगन जो है वो वात को बढ़ाएगा, मतलब वात करने वाला ऐसा सबको लगता है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। कफ और वात को कम करने वाला है, अम, और थोड़ा सा पित्त को बढ़ाने वाला है। दिया है कि सक्षारम अग्नि जननम, मतलब भूख को बढ़ाने वाला है। अग्नि जननम भूख जो है वो बढ़ती है, और हृदय के लिए अच्छा है, और थोड़ा सा पित्त को बढ़ाने वाला। और पित्तलम का मतलब होता है कि पित्त को ज्यादा नहीं बढ़ाता है लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ाता है। इसलिए कभी कभी ये होता है कि बैगन की सब्जी खाने के बाद जलन वगैरह हो सकता है, तो लेकिन वो वात को नहीं बढ़ाता है, हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कोशातक जिसको मराठी में पड़वल कहते हैं, स्नेक गोल्ड, तो वो पर्गेटिव है और अग्निदीपन मतलब भूख को बढ़ाने वाला। भूख को बढ़ाने वाला उससे अच्छा है कि जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बढ़ाता है। उसके बाद आता है तंडुलीय, मतलब उसको हम हिंदी में कहते हैं चौलाई। चौलाई की सब्जी अभी इस एरिया में हम ज्यादातर खाते हैं चौलाई। तो वो रक्त विकार का नाश करते, ब्लड के संबंधित जो भी डिसऑर्डर है उसमें उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें भी चौलाई का शाक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो
मधुर रस वाला, मतलब स्वीट है और शीत वीर्य वाला है, मतलब कोल्ड पोटेंसी वाला है, इसलिए उसका यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है पालंक्य। पालंक्य मतलब जो हम पालक की सब्जी खाते हैं वो, तो पालंक्य उसको कहा है पालक। तो वो लेकिन ये है कि वो पचने में भारी है। गुरुवी सरातु पालंक्य मतलब गुरु है, पचने में थोड़ा भारी है। उसके साथ ही सरा मतलब परगेटिव, मतलब उसमें जो है वो बॉवेल के मूवमेंट्स को सही करता है। तो पालक, इसलिए पालक जो है वो जब भूख ज्यादा लगती है तो पालक खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा भूख अगर नहीं है तो पालक को वर्ज्य, मतलब वो नहीं ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है उपोदिका, ऐसा कहा है। तो पोई का शाक होता है वो मदग्नि, मतलब अगर वो अल्कोहलिक कोई पर्सन है तो उसको अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन अगर हुआ है तो उसमें उपोदिका मतलब पोई के शाक का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आता है अम, विदारी। विदारी के बारे में हम देखेंगे नहीं, क्योंकि वो शाक क्या है वो अब हम नहीं जानते हैं। तो विदारी के बारे में देखेंगे नहीं, मतलब आपको अलग से उसके ऊपर अलग डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि विदारी क्या है। अभी उसका ज्यादा प्रचलन भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। फिर एक जीवंती नाम का एक शाक आया है। वो सभी शाकों में श्रेष्ठ है ऐसे कहा है। तो जीवंती जो है वो चक्षुषा सर्व दोषग्नि जीवंती मधुरा हिमा। तो सभी प्रकार के दोषों को कम करने वाली, सब दोषों का त्रिदोषों को साम्यावस्था में लाने वाला ऐसा एक वो शाक है। और उसको डोडी शाक ऐसा करके गुजरात में कहते हैं, डोडी शाक। तो उसकी भी एक उसका भी क्लाइंबर होता है, और वो आंखों के लिए अच्छा होता है। तो वो भी क्या है वो हम यहाँ पर उसको डिस्कशन नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ है शाकों के बारे में बताया है। उसमें इम्पोर्टेंट है कुष्मांड, जिसको हम यहाँ पेठा कहते हैं, कि जिससे पेठा एक्चुअली बनता है वो कुष्मांड, उसको संस्कृत में कुष्मांड ऐसे बोलते हैं। तो दूसरा है तरबूज जो हम खाते हैं वो। उसके बाद खरबूजा और ककड़ी, ये चारों जो है वो भेदी मतलब परगेटिव है। ज्यादा क्वांटिटी में है खाएंगे तो फिर वो हमारा जो है बॉवेल मूवमेंट्स को बढ़ाता है और परगेटिव होता है। उसके बाद लेकिन ऐसा होने के बाद भी वायु को रोकने वाला वो विष्टभ्य विष्टम्भ्य ऐसे ऐसे लिखा है। विष्टम्भ्य मतलब जो विष्टम जो वायु का पूरे बॉडी में जो मूवमेंट होते रहता है उसको वो रोकता है। ऑल्दो वो परगेटिव है, फिर भी बॉडी के अंदर जो भी वायु का चलन वलन हमारे बॉडी में होते रहता है उसको वो रोक देता है। और अभिसंधि ऐसे कहा है, मतलब वो जो बॉडी के चैनल्स है, माइन्यूट चैनल्स है, उसको भी वो रोक देता है। फिर उसके बाद ऐसा है कि वल्ली फलानाम प्रवरम कुष्मांडम, मतलब जो भी लताओं के ऊपर लगने वाले जो भी फल है उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो कुष्मांड है, मतलब पेठा वो सबसे अच्छा है। और वो यूरिनरी ब्लैडर को क्लियर करने का काम वो करता है। उसके बाद कुछ तुम्ब और कलिंग जो है उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो भी कुकुरबिटेस फैमिली का ही एक प्लांट है, उसका ही वो फल है। तो वो उसको छोड़ देंगे हम। उसके बाद एक कमल के अलग अलग पार्ट्स को भी अलग अलग नाम दिए हैं, उसका थोड़ा हम देखेंगे। एक होता है मृणाल, दूसरा होता है बीस। मृणाल बीस 91 नंबर का श्लोक है। मृणाल बीस शालूक कुमुद उत्पल कंदकम नंदीमाशक केलूट श्रृंगाटक कसेरुकम क्रौंचादनम कलोड्यम च वृक्षम ग्राही हिमम गुरु। इनमें के सभी जो शाख है उनको हम नहीं देखेंगे, उनमें से केवल मृणाल बीस शालूक कुमुद उत्पल कंद श्रृंगाट कमल के नाल होते हैं, मतलब उसके जो डंठल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें से जो मोटा रहेगा उसको बिस कहेंगे, और जो पतला रहेगा उसको हम मृणाल कहेंगे। उसके बाद शालूक, वो एक वर्ड आया है। शालूक का मतलब होता है कि कमल का मूल। उसके बाद आता है कुमुद, मतलब जो श्वेत व्हाइट कलर का जो कमल रहेगा उसको हम कुमुद कहेंगे। और उत्पल मतलब जो उत्पल कंद, तो उत्पल मतलब जो रेड कलर का कमल आता है उसको हम उत्पल कहते हैं, उसका कंद।
श्रृंगाटक का मतलब सिंगाड़ा, जो ट्रायंगुलर शेप होता है बीच में व्हाइट, उसको श्रृंगाटक कहते हैं। और कलोड मतलब कमल का बीज। ये सभी जो है वो ग्राही मतलब बॉवेल मूवमेंट्स को रोकने वाले हैं, और पचने में गुरु है, भारी, हिमम गुरु, शीत है और पचने में भी भारी है, इसलिए उसका ज्यादा क्वांटिटी, अगर उसका सब्जी वगैरह बनाना है तो कम क्वांटिटी में उसका उसको बनाना चाहिए। ऑल्दो इट इज टेस्टी, वो टेस्टी लगता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में वो खाना भी ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ शाकों के बारे में दिया है, कलम्ब, नालिका, मार्श, कुटिंजर, कुटुम्बकम, वो उसमें भी काफी सारे जो है वो हम नहीं जानते हैं, तो वो उसमें से वो केवल जो एडगज नाम से दिया है 94 नंबर के श्लोक में, जीवंत झुंझु एडगज ऐसा लिखा है। उसमें एडगज मतलब जिसको हम चकवड़ बोलते हैं, उसका जनरली बरसात होती है तो छोटे छोटे उसके पौधे भी आते हैं, इसके भी फोटोग्राफ में बना के डालूंगा पीपीटी बना के, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ये सभी जो है फिर शतावरी के अंकुर, उनके बारे में भी दिया है। और यहाँ पर एक आलूक नाम से एक कंद आया है, वो हमारा, हम जो आलू खाते हैं वो ये नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना है कि जीवंत झिंझू एड़गज यव शाक सुवर चला आलू आने की सर्वाणी, इसमें से आलू हमको लग सकता है कि वो आलू के लिए ही हुआ है, लेकिन वो आलू जो हम अभी खाते हैं वो नहीं है, क्योंकि वाघभट जब लिखा गया अष्टांग हृदय, उस टाइम में आलू भारत में होता ही नहीं था, वो तो वैसे भी बाहर से आया है, तो वो हम हमारा वो एक्सोटिक प्लांट है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा प्रचलित वो हो गया है, आलू के बिना तो सब्जी बनती नहीं है, लेकिन वो यहाँ का ओरिजिनल नहीं है। तो आलू जो है वो एक डायस्कोरिया नाम का एक प्लांट है, उसका स्पीशीज है, तो वो आलू के नाम से लेते हैं। तो उनमें से चकवड़ जो है वो तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में नमक रहता है और वात कफ को लेकिन वो बढ़ाता है। और सृष्ट विणमूत्र मतलब मूत्र और मल की प्रवृत्ति को, उत्पत्ति को बढ़ाता है, उसको क्वांटिटी को बढ़ाता है। और जब उसका शाक अगर बनाना है तो उसको पानी में पहले उबाल लेना है, और उसके बाद उसका शाक बनाएंगे तो फिर वो ज्यादा दोष उत्पन्न नहीं करेगा, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद शतावरी के अंकुर, बाकी चिल्ली, तरकारी, वर्षाभू, चिरबिल्व ये हम छोड़ देंगे क्योंकि उनका ज्यादा हम शाक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो शतावरी का है उसके अंकुर का जो है वो वृक्ष है, मतलब वो एफ्रोडिसियाक है और त्रिदोष का नाश करता है, कम करता है, ये ऐसा उसका यूज होता है। फिर बाद में आता है वंश, तो वंश करीब मतलब वंश के बांस, बांस मतलब जिससे बांसुरी बनती है वो बांस है, तो बांस के अंकुर, उसकी सब्जी जहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बांस उगता है उसकी सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन वो लिखा है कि विदा ही, मतलब ज्यादा खाएंगे तो वो पूरे शरीर में जलन उत्पन्न करेगा और वात और पित्त को बढ़ाएगा। वो टेस्ट में अच्छा लगता है लेकिन डाइजेस्ट करने में इतना आसान नहीं है। फिर कुसुम्भ एक आता है जिसको हम अभी सफोला कहते हैं, वो अम्ल रस वाला होता है और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। और जैसे पहले पहले भी मैंने कहा है कि जब तेल वर्ग के बारे में हमने देखा था, उस समय पे कुसुम्भ का तेल हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सभी दोषों को उत्पन्न करता है, इसलिए कुसुम्भ का जो तेल है उसका भी प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। फिर एक सरसों का साग जनरली इस सीजन में ज्यादा यूज होता है, लेकिन सरसों का साग खाने के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि मल मूत्र को रोकने वाला, वो ज्यादा क्वांटिटी में मल मूत्र को उत्पन्न करने नहीं देता है, तो इसलिए उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कभी सीजन वाइज उसका अगर उपयोग कर लिया तो वो ठीक है, लेकिन डेली उसका यूज करना इतना सही नहीं है। उसके बाद पित्त करम मतलब पित्त को, सॉरी, सर्व दोषकृत ऐसा बोला है कि सभी दोषों को वो बढ़ाता है, तो इसलिए सरसों का एक अकेला शाक अगर खाएंगे तो वो उतना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा कुछ अगर खाते हैं तो फिर वो ठीक है, क्योंकि जैसा उसके बारे में थोड़ा आगे आएगा कि जो रेगुलर सरसों का शाक जो खाते हैं उनके बारे में क्या, फिर उसका भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, तो फिर उसके बारे में थोड़ा आगे एक श्लोक आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस फिर करेंगे जब अगले अध्याय में
विरुद्धाहार के बारे में जब देखेंगे तब उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। फिर आता है मूलक, मूली। मूली के बारे में काफी हमारे इसमें शास्त्र में दिया है। तो मूली जो है वो टेंडर मूली है तो ही उसका प्रयोग करना है। टेंडर अगर नहीं है तो उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अलग अलग प्रकार का दोष उत्पन्न करती है। उसके मूली जो है वो टेंडर जो है वो दोषहर है। यद बालम अव्यक्त रसम किंचित क्षारम सदिक्तम तन्मूलकम दोषहरम, ऐसे बोला है कि उसको जो है दोष को कम करने वाला है। उसके साथ ही बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, डिसीजेस हैं जिसमें उसका प्रयोग हो सकता है। गुल्म, खांसी, फिर क्षय मतलब जिसमें मसल वेस्टिंग हो जाता है, श्वास, सांस फूलना, फिर व्रण मतलब कहीं वुंड हो गया है तो उसके लिए, फिर आंखों की व्याधियों के लिए, फिर गले के व्याधियों के लिए, बोलना जो है, स्वर जो है हमारा कम हो गया तो उसके लिए, भूख कम हो गई है तो उसके लिए, फिर उदावर्त मतलब वायु की जो गति है वो सही प्रॉपर अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए जो टेंडर है, बाल मूल है, मूलक मूली है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो पूरा डेवलप्ड जो मूली है, उसका प्रयोग करना नहीं है, क्योंकि वो त्रिदोषों को बढ़ाने वाला। वो आगे जो श्लोक नंबर जो है 103 में आया है, महत पुनः रसे पाके च कटुकम उष्ण वीर्यम त्रिदोष, वो कटु रस वाला है, मतलब तीखा होता है लेकिन वो तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है, और गुरु होता है, पचने में भी भारी होता है, और अभिसंधि मतलब सभी बॉडी के चैनल्स को रोकने वाला होता है। इसलिए अम, मूली जो का प्रयोग करना है तो वो टेंडर मूली है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन पूरा डेवलप्ड अगर मूली है तो उसका प्रयोग हमको नहीं करना है। उसके साथ ही एक और चीज बताई है मूली का प्रयोग करने के बारे में। अगर उसको स्निग्ध सिद्धम मतलब घी के साथ और या फिर तेल के साथ उसको फ्राई करके अगर वो बनाएंगे, उससे शाक बनाएंगे, तो फिर वो अम, वात और कफ का नाश करता है। लेकिन अगर डायरेक्टली वैसा ही उसका मूली का प्रयोग किया तो वो दोष को बढ़ाने का काम करता है। इसमें जब हम देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे शाक जो है वो हम जिस तरह से अभी खा रहे हैं उस तरह से खाने से बहुत अलग अलग प्रकार के डिसीजेस उत्पन्न हो सकते हैं। तो किस तरह से खाना है, तो फिर उसको उन्होंने दिया कि स्निग्ध सिद्धम तदपि वातजित। तो स्निग्ध उसको फ्राई करके प्रयोग करने के लिए बोला है। और डायरेक्ट कच्चा शाक खाने का प्रावधान हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में ज्यादा नहीं कहा है कि डायरेक्ट कच्चा शाक खाने का प्रावधान इसलिए नहीं है क्योंकि वो शरीर में डाइजेस्ट करने के इतना अच्छा नहीं रहता है। इसलिए अगर उसको खाना ही है तो एकदम कम क्वांटिटी में जो है वो जो सलाड जो जिसको हम बोलते हैं कि जो पकाया हुआ नहीं है, ऐसा अन्न जो है वो कम क्वांटिटी में, जितना हम अचार लेते हैं उतने ही क्वांटिटी में वो लेना है। उससे ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो बॉडी में अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर सकता है। तो सलाड को बहुत ज्यादा खाने का सलाह आयुर्वेद में नहीं दिया जाता। उसको जितना कम खाओगे उतना अच्छा है, कम क्वांटिटी में ही लेना है। फिर उसके बाद फिर एक श्लोक आता है, कुठेर शुगुरु शिगुरु सुरस 106 श्लोक नंबर है। सुमुखा भूरी सुरभ सुरी भू सुवर्णम, ये सभी जो है उनमें सभी शाकों के बारे में हम नहीं देखेंगे। उनमें जिनका नाम हमको पता है तो एक है सहजन, जिसकी हम फली का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। वो काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा वो है। उसके बाद तुलसी जो है, काली तुलसी एक होती है और दूसरी एक तुलसी, दोनों तुलसी का शाक में प्रयोग किया हुआ हमको मिलता है। फिर राई मतलब जो छोटा सरसों होता है वो राई है, और बिजोरा नींबू, उनके सभी के गुण यहाँ पर दिए हैं। तो ये सभी जो है वो विदा ही मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो वो शरीर में जलन उत्पन्न करेंगे। उसके बाद लेकिन उसके साथ ही भूख लेकिन वो बढ़ाते हैं। जैसा तुलसी है, राई है, जंबीर मतलब बिजोरा नींबू है, और सहजन है, वो भूख बढ़ाते हैं। और लेकिन उसके साथ ही वो दोषों को भी बढ़ाते हैं, इसलिए उसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसका प्रयोग नहीं करना है।
कम क्वांटिटी में ही करना है। कम क्वांटिटी में लेंगे तो फिर ये सभी जो है अच्छे गुण वो दिखाएंगे। ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो उसका अलग प्रकार से उसका इफेक्ट हमको मिलेगा। फिर ये, लेकिन ये सभी बताने के बाद भी कुछ इंडिविजुअल शाखों के गुण बताए हैं। वो है काली तुलसी, कृष्ण तुलसी। सुरसा मतलब कृष्ण तुलसी। वो कहाँ पर यूज होता है, तो खांसी ज्यादा है तो उसमें तुलसी का शाक प्रयोग कर सकते हैं। फिर कोई पॉइजनिंग का केस है, उसमें भी तुलसी के शाक का प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली ये है कि पॉइजनिंग वाला जो कंडीशन है उसमें अभी कहीं कहीं रिसर्च हो रहा है, और उसमें कुछ रिसर्चेस में ऐसा मिलता है कि जहाँ 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 पर आयुर्वेद के ग्रंथों में किसी द्रव्यों को विषग्न करके कहा है, उनका कुछ क्वांटिटी में मतलब एकदम एंटी स्नेक वेनम की तरह नहीं, लेकिन उसको जो है पॉइजनिंग का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने में ये सब जो चीजें हैं वो काम में आती है। उसके साथ श्वास की अगर तकलीफ है, सांस फूलने की तकलीफ है, तो उसमें काली तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर शरीर से दुर्गंध आ रही है, शरीर से या फिर मुंह से दुर्गंध अगर आ रही है, उसके लिए भी काली तुलसी का शाक का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है धनिया। ये भी और वो भी मूत्र को बढ़ाने वाला है, और लेकिन पित्त को ज्यादा बढ़ाता नहीं है, जो धन्य के बारे में दिया हुआ है। आर्द्रिका। आर्द्रिका मतलब धनिया का जो ग्रीन हरा वाला जो धनिया रहता है, जो आर्द्रिका है वो तिक्त मधुरा, थोड़ा सा कड़वा और मधुर रहता है, लेकिन मूत्र की क्वांटिटी को बढ़ाता है, मतलब इसकी क्वांटिटी को, यूरिन का क्वांटिटी को बढ़ाता है, और थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है, ज्यादा पित्त को नहीं बढ़ाता है। फिर आता है लहसुन। लहसुन जो है उसका काफी डिटेल में अष्टांग हृदय में भी दिया है, और बाकी कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ में काश्यप संहिता है, उसमें एक लहसुन के ऊपर एक अलग से एक चैप्टर ही है कि उसका इम्पोर्टेंस बहुत लहसुन का भी हमारे शास्त्र में दिया है। तो वो लेकिन उसका विचार भी जब मेडिसिन में करेंगे तो सोच समझ के करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेडिसिन भी है और शाक भी है, दोनों तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लशुनो भृष तीक्ष्णोष्ण कटु पाक रस सरहा, मतलब वो तीक्ष्ण है, मतलब पियर्सिंग क्वांटिटी है, क्वालिटी है। फिर गर्म है, मतलब हम खाने के बाद हमको पता चलता ही है कि वो गर्म है। और फिर टेस्ट में तीखा है, पंजेंट है, लेकिन उसके साथ ही वो हृदय मतलब गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए अच्छा है। केश बालों के लिए अच्छा है। और फिर वृक्ष एफ्रोडिसियाक है। फिर रोचन मतलब रुचि को, मुंह का स्वाद उसको बढ़ाता है। दीपन मतलब भूख को भी बढ़ाता है। और भग्न संधानकृत मतलब अगर कहीं फ्रैक्चर वगैरह अगर ऐसा हो गया है तो उसको जल्दी यूनाइट करने में, फ्रैक्चर का जो यूनियन है, रियूनियन, वो करने में वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और रक्त, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम रहेगी तो ही वो फायदा करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो रक्त, वो बोला है कि रक्त पित्त प्रदूषण, रक्त और पित्त, ब्लड और पित्त, उन दोनों को वो विशेड करने का काम करेगा। इसलिए उसकी क्वांटिटी जो, जितना क्वांटिटी में हम मसाला में डालते हैं उतनी ही क्वांटिटी में उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और बल्य मतलब स्ट्रेंथ बॉडी की बढ़ाता है। और लास्ट जो उसमें वर्ड 111 श्लोक, 111 श्लोक है, उसको कहा है कि रसायनम, मतलब वो भी रिजुवेनेटिंग प्रॉपर्टी उसमें है। रसायन कल्प, लशुन कल्प नाम से एक काश्यप संहिता नाम का आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें एक अलग से लशुन कल्प नाम का एक अध्याय भी अलग आया है कि लहसुन का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद है पलांडुस्तु गुणैर न्यूनो श्लेष्मल नाति पित्तला, और उसी की तरफ पलांडु मतलब प्याज। प्याज जो है वो लहसुन की तरह ही उसके गुण है, लेकिन तद गुण न्यून, लहसुन के गुणों से थोड़ा सा कम उसमें गुण है, और कफ को बढ़ाता है, लेकिन पित्त को ज्यादा नहीं बढ़ाता। ज्यादा बढ़ाता नहीं मतलब थोड़ी क्वांटिटी में पित्त को वो बढ़ाएगा ही। तो ये हमें लहसुन और प्याज के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर गुंजन सब। नाम का एक, जी हाँ सर एक हाँ सवाल पूछ सकते हैं क्या? जी 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 जी। आइए, यस प्लीज।
So there is, in some of the sects, lasun is considered to be वर्ज्य, लहसुन वर्ज्य समझते हैं, उसका कारण क्या है? हाँ तो यहाँ पर एक्चुअली ना, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में ना किसी को वर्ज्य नहीं कहा, मतलब वर्ज्य जो कहा है कि जो बॉडी के लिए हितकर नहीं, उसको वर्ज्य कहा है। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार, मतलब जहाँ पर धर्म शास्त्र का जहाँ पर सवाल होता है, वहां पर वर्ज्य इसलिए कहा है कि उसमें थोड़ा सा अलग स्मेल होता है और थोड़ा सा वो ना तमोगुण को भी बढ़ाता है, इसलिए फिर वो लहसुन को ना कहीं कहीं वर्ज्य कहा है कि वात को जब कम करेगा ऑब्वियसली थोड़ा कफ को बढ़ाता है, और कफ तमोगुण के साथ ज्यादा रिलेटेड है। तो इसलिए कहीं कहीं ना लहसुन को वर्ज्य कहा है कि जिनको थोड़ा अध्यात्म में ज्यादा रुचि है, उनमें ज्यादा अगर जिनको प्रगति करना है, तो उनके लिए लहसुन जो है उसको वर्ज्य कहा है। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग हैं उनके लिए लहसुन वर्ज्य नहीं है, उनका कम क्वांटिटी में एज अ मेडिसिन यूज करेंगे तो वो उसका यूज कर सकते हैं। उसके बारे में धर्मशास्त्र में ज्यादा उसका वर्ज्य के लिए लहसुन का बुरा है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से लहसुन वर्ज्य नहीं है। लेकिन उसका प्रयोग जो है वो थोड़ा ध्यान रख के करना होता है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में करने पर उसके भी कुछ साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। इतना ही है। कम का मतलब कितनी क्वांटिटी डॉक्टर साहब होना चाहिए पर डे? पर डे मतलब लहसुन का हम जैसा अचार में जैसा जितना प्रयोग करते हैं ना उतना हमारे लिए काफी है, उससे ज्यादा प्रयोग करना भी ठीक नहीं है, ऐसा है। कुछ क्योंकि लोग लहसुन लहसुन कुछ एज लोग लहसुन जो, हाँ प्लीज, यस प्लीज बताएं। हाँ, ऐसे लहसुन जो है वो हमारा क्या बोलते हैं स्पाइसेस में ही आता है ना, तो स्पाइसेस हाँ, का जितना क्वांटिटी में यूज करना चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में उसका यूज करते हैं, उससे ज्यादा मतलब डायरेक्ट लहसुन की सब्जी बना दी तो ऐसा करना ठीक नहीं ऐसा है। नहीं, हाँ। ऐसा है, हाँ। नहीं, कुछ लोग जैसे मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक एक पूरा का पूरा पीस लेते हैं, या एडवाइजेबल है? कहते हैं ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओह सो, नहीं, मैंने यही कहा, ये हाँ, रुद्र तो उसको कहा ही है हार्ट के लिए वो अच्छा है, हम्म, लेकिन इसीलिए क्वांटिटी कम रहेगी तो हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो मैंने जो बोला कि रक्त पित्त प्रदूषण है, मतलब जो ब्लड और पित्त के व्याधि को बढ़ाएगा, तो वो हार्ट का जो पोषण है वो भी ठीक से नहीं होगा, इसलिए क्वांटिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही होता है कि जब बताने में कि ये हार्ट के लिए अच्छा है या फिर इसके लिए बोलना कभी भी ये भी सही नहीं होता, इसलिए क्योंकि फिर लोगों को बताते लोग इतना इतना क्वांटिटी में पी लेते हैं कि फिर उसका फिर बाकी साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए सभी चीजों में जब करते हैं तो क्वांटिटी मात्रा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और किसके लिए कितना यूज करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो जितना मतलब पूरा लहसुन एक खाना तो वो सही है ही नहीं, उससे हम्म। काफी सारे अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नहीं, एक पीस सिंगल वन, और वो भी सिंगल ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक दे स्वेलो इट, हाँ वो तो फिर पूरा, ठीक है, वो चलेगा। वो चलेगा। हाँ हाँ वो चलेगा। पूरा एक मतलब मुझे लगा पूरा लहसुन, नहीं पूरा नहीं, लहसुन तो वन नहीं वन खाना है। वन वन पीस, नहीं वो ठीक, उतना उतना ठीक है। वन पीस, और स्वेलो करते हैं कंप्लीट, उसको च्यू नहीं करते हैं लोग। अच्छा। हाँ, नहीं उसको मतलब उसको पेस्ट करके भी ले सकते हैं या फिर पूरा ओके ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। थैंक यू, एक खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। और अभी और किसी को कुछ है डाउट तो पूछ सकते हैं। प्याज तो हम लोग बहुत लेते हैं डॉक्टर साहब। ये हाँ सैलेड हाँ। में भी प्याज ऑनियन तो काफी हो जाती है, सब्जी में भी आता है, देन सैलेड में भी आता है। हाँ तो मैंने यही कहा है कि ये तो है कि जिसको हम सलाड का बहुत ज्यादा आयुर्वेद ने कहा नहीं कि ज्यादा लो, हाँ, क्योंकि जो भी जिसके ऊपर अग्नि की प्रक्रिया नहीं होती है वो पचने में भारी होता है, और बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार की जो है हम उसको एक्चुअली द्रव का गुण जो है वो बढ़ाता है। तो बॉडी में जो है फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ती है, जितना जरूरी नहीं उससे ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा क्वांटिटी में सलाड खाएंगे तो इसलिए बहुत ज्यादा हम जितना जितना क्वांटिटी में हम सलाद खाएंगे तो वो ठीक है। लेकिन लोगों की आदत रहती है कि सब्जी जितना खाते हैं उतना सलाद वो खाते हैं, या फिर एक बाद में तो इसलिए वो सही नहीं है, तो इतना क्वांटिटी में खाना वो नहीं ठीक है। हाँ। फिर आता है सूरण।
सूरण का बहुत ना अच्छा वर्णन आयुर्वेद में किया है कि सूरण आप सब लोग जानते हैं, यस, तो सूरण का बहुत अच्छा वर्णन आयुर्वेद में है कि वो जिनको पाइल्स हुआ है उसके लिए सूरण बहुत अच्छा शाक है कि अच्छा, कफ वाता अर्शसाम, हाँ अर्शसाम पथ्या स्वेदे अभ्यवृत तथा हाँ दीपन सूर्ण रुच्य कफम विषो लघु विशेषत अर्शसाम पथ्या, मतलब जिनको अर्श हुआ है, पाइल जिनको हुआ है, उनके लिए सूरण का जो सब्जी है वो बहुत अच्छी मानी गई है। लेकिन वो भी सूरण में एक देखना होता है कि कभी कभी सूरण अच्छा क्वालिटी का अगर नहीं होगा तो फिर वो उसमें गले में खराश वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो प्रॉपरली सही सूरण अगर होगा तो वो पाइल्स के पेशेंट में एज अ शाक रेगुलर भी उसका सेवन कर सकते हैं, ये अच्छा है। फिर बाद में एक भूकंद करके नाम आया है, भूकंद। भूकंद का मतलब होता है कि जो हम मशरूम जिसको कहते हैं, अभी मशरूम का अभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है कि जो जनरली जो जंक फूड या फास्ट फूड उसमें ज्यादा उसका प्रयोग होता है मशरूम का, तो अति दोषलह, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रमाण में दोष उत्पन्न करता है। क्वांटिटी उसकी कम होगी तो भी वो दोष ज्यादा उत्पन्न करेगा, इसलिए मशरूम को खाते समय अग्नि का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपना डाइजेस्टिव पावर कैसा है वो देख के ही मशरूम का सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्लांट्स के पार्ट हैं उसके हिसाब से क्या ज्यादा पचने में हल्का है और क्या भारी है उसका भी एक लिस्ट दिया है। वो बोला है कि पत्रे पुष्पे फले नाले कंदेश गुरुता क्रमात्, मतलब ये जो पत्र मतलब लीव्स, उसके बाद पुष्प मतलब फ्लावर, उसके बाद फल मतलब फ्रूट, उसके बाद नाल मतलब उसका जो डंठल है, और उसके बाद कंद मतलब रूट मतलब ट्यूबर, इन सभी में क्रमशः गुरुता बढ़ते जाती है, मतलब वो क्रम से पचने में भारी होते हैं। मतलब सबसे पचने में हल्का वो जो पत्र है मतलब लीव्स है, और सबसे ज्यादा पचने में भारी जो है वो कंद है, मतलब जो जमीन के नीचे लगता है वो पचने में सबसे ज्यादा भारी होता है। फिर शाक में सबसे अच्छा कौन सा है और सबसे कनिष्ठ निकृष्ट गुण वाले कौन से है, तो सबसे अच्छा जो है वो जीवंती, जिसको हम डोडी शाक करके जानते हैं, और सबसे अवर मतलब कम क्वालिटी वाला जो है सरसब, सरसों का जो शाक है वो सबसे कम क्वालिटी वाला कहा है, उसका बहुत ज्यादा प्रमाण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है फल वर्ग मतलब फ्रूट्स। उसमें भी काफी सारे फलों का वर्णन है।